हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, फ्री लाइव क्लास में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे कि आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू, so that we can start the discussion. So मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आजकल ट्रेंड है। ये क्वेश्चंस एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं या इनके जैसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पेपर का पार्ट हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इन केस ऑफ कंसोर्टियम एडवांस, एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज कंसेंट ऑफ हाउ मेनी बैंक्स। तो अगर हमने सरफेसी एक्ट में एक्शन इनिशिएट करना है, सो सरफेसी एक्ट में एक्शन क्या होता है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन टू रिकवर द लोन। तो अगर ये कंसोर्टियम एडवांस है तो अकेला बैंक उसमें सरफेसी एक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। तो कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए? तो ये हमारा क्वेश्चन है। 75% बैंक्स बाय वैल्यू, 60% बाय नंबर, 60% banks by value, 75% banks by value, 75% banks by number and 60% banks by value। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसकी ऑलवेज पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। तो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हैं वो चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे और जो रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे और फिर आंसर को टैली कर लेंगे विद द गिवन आंसर। तो इसमें जो कंसेंट चाहिए वो 60% बैंकों की बाई वैल्यू चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो भी लोन अमाउंट है in total from all banks, so 60% उस लोन का जितने बैंक होल्ड करते हैं, 4 बैंक होल्ड करें, 5 होल्ड करें, 2 होल्ड करें, तो जिन बैंकों के पास भी उसका 60% शेयर है तो वो ज्वाइंटली इसको इनिशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री टेक्स प्लेस अंडर सरफेसी एक्ट, in which of the following law registration may be required according to type of transaction or type of charge। हमें पता है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत चार्जेस को हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर हमने सेंट्रल रजिस्ट्री उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाया अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट, तो कौन कौन से ऐसे और लॉज हैं हमने बताना है उस एक्ट का नाम जिसमें रजिस्ट्रेशन फिर भी ज़रूरी रहेगी। यानी सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ भी हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी और उस दूसरे एक्ट में भी ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहेगी। कंपनीज एक्ट में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में हमारी ऑप्शंस हैं 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 3 ऑल। तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो देख लेते हैं। कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मॉर्गेजेस के केस में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
यानी ये तीनों ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम लिक्विडेशन commencement date must be liquidator submit a preliminary report to adjudicating authority under IBC 2016? IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके मुताबिक कितने दिनों में जब से लिक्विडेशन शुरू हुआ किसी कंपनी का, उसको सबमिट करना लिक्विडेटर को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस अथॉरिटी को जिसने वो लिक्विडेशन ऑर्डर किया है। तो हमने बताना है टाइम लिमिट कितना है, इन हाउ मैनी डेज। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, 60 डेज में, 90 डेज में, 75 डेज में या 120 डेज में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करनी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और ये सबमिट करनी है लिक्विडेटर ने। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? व्हाट इज द आंसर? सो कितने दिन का टाइम पीरियड है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बाय द लिक्विडेटर, और ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी, इट विल बी ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। और ये डेट कब से शुरू होगी? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से। फिर ये पीरियड है 75 डेज का, यानी ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the term of office of a chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India? IBC 2016 के मुताबिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, इट इज हेडेड बाय चेयरपर्सन। सो IBBI ये रेगुलेटरी बॉडी है अंडर IBC। हमने बताना है इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, यानी कितने साल तक ये काम कर सकता है, तो ये हमने बताना है, और ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। सो देखिए इनमें से कौन सा आंसर बनता है। 10 years और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 70, 5 years और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 65, 7 years और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 60, और 8 years और टिल ही अटेन्स एज ऑफ 75, विच एवर इज अर्लियर इन ऑल केसेस। तो टर्म बतानी है हमने यहाँ पे चेयरपर्सन की, चेयरपर्सन ऑफ IBBI। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं, हमें इनको अच्छे से तैयार करना होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर है 5 years, तो उसकी टर्म 5 years की रहेगी, और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी एज 65 years हो सकती है एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। इन क्लासेस में अभी आपने इनका यूज़ नहीं किया तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासेस JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए हैं। इनमें हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं थ्रू क्वेश्चंस, और जहां ज़रूरत होती है थ्रू केस स्टडीज़ भी हम प्रैक्टिस करते हैं। इतनी यूज़फुल क्लास अगर अभी आपने शुरू नहीं की है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑल्सो एंड इट इज़ ऑन डेली बेसिस फॉर ऑल द पेपर्स। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे नोटिफिकेशन सारे के सारे आपको ऑन टाइम मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ लोन्स लिमिटेशन डज नॉट हैव रेलेवेंस। सो लिमिटेशन क्या होता है? सो लिमिटेशन का मतलब होता है एक मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम पीरियड। इस पीरियड में हम कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट द बोरोर, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेशन या लिमिटेशन पीरियड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताना है, कुछ लोन्स आपको दे रखे हैं
उनमें लिमिटेशन रेलेवेंट नहीं होता है। तो चलिए देखें ऑप्शंस क्या क्या हैं। इफ लोन इज टू बी रिकवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट, इफ लोन इज अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स, इफ लोन इज टू बी रिकवर्ड अंडर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या इन ऑल द केसेस। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जहां लिमिटेशन इररेलेवेंट हो जाता है। और ये भी हम ध्यान में रखें, लिमिटेशन के जो रूल्स हैं वो है लिमिटेशन एक्ट 1963 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट शैल बी द आंसर। सरफेसी एक्ट वाले केसेस में लिमिटेशन तो मस्ट है, डीआरटी वाले केस में भी लिमिटेशन मस्ट है, लेकिन प्लेज ऑफ गुड्स के केस में लिमिटेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब प्लेज हमारे पास है तो फिर टाइम बार्ड लोन जो हैं जिसमें लिमिटेशन अवेलेबल नहीं होती उनको भी रिकवर किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन है। बैंक ग्रांटेड टर्म लोन पेबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इन 5 years. Limitation in this case is how much and it starts from which period. तो टर्म लोन हमने दिया जिसका पेमेंट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में होना है, वो भी 5 सालों के अंदर। हमने बताना है इस केस में लिमिटेशन कितना है और ये लिमिटेशन कब से शुरू होता है। सो ये हमारे ऑप्शंस हैं। 3 साल व्हेन देयर वाज लोन डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 3 साल फ्रॉम डेट ऑफ लोन, 2 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, या 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। तो देखिए कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी द आंसर। Yes, what is the answer for question number 6? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ध्यान रखेंगे कि लिमिटेशन तो पीरियड 3 साल का है और शुरू कहाँ से होती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। शुरू होती है हर एक इंस्टॉलमेंट जब डिफ़ॉल्ट में जाती है। हर एक इंस्टॉलमेंट का अपना अपना लिमिटेशन पीरियड रहता है, तो उसकी जो ड्यू डेट बनती है वहाँ से ये लिमिटेशन का कैलकुलेशन होता है 3 साल का। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द नंबर ऑफ पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज हाउ मेनी एंड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हाउ मेनी। सो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती हैं? 2 and 2, 2 and 3, 3 and 2 या 3 and 3। What is the number of parties in a contract of indemnity and in a contract of guarantee? Question number 7, what is the answer? So जब इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर केवल 2 पार्टीज होती हैं और जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 3 पार्टीज होती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकता है। इंडेमनिटी में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? 2। गारंटी में कौन कौन सी 3 पार्टीज होती हैं? तो ज़रा ट्राई करिए क्या आंसर बनेगा इनका। इंडेमनिटी के अंदर इंडेमनीफायर हो जाएगा जिसने इंडेमनिटी दी, इंडेमनिटी होल्डर हो जाएगा जिसको इंडेमनिटी मिली, गारंटी के अंदर गारंटर हो जाएगा जिसको हम श्योरिटी कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा और क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये 3 पार्टीज हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। ऑन पेमेंट ऑफ लोन बाय द गारंटर all securities with the bank have to be transferred to the guarantor by the bank due to his right of। so जब लोन की पेमेंट गारंटर करता है, और गारंटर कब करता है? जब बोरोर जो है वो डिफॉल्टर हो जाता है।
तो जब लोन पे करता है गारंटर, तो जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर राइट किसका आ जाता है? उसके ऊपर राइट बन जाता है गारंटर का। गारंटर के इसी राइट को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इसको हम लियन कहते हैं, सब्रोगेशन कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं या सेट ऑफ कहते हैं। सो कौन सा राइट है? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन या राइट ऑफ सेट ऑफ? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जा चुका है, ऑलवेज पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन बैंक में, जो हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है। वहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। गारंटर ने पैसा हमें दिया, अब गारंटर अपने पैसे को बोरर से रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा? इन सिक्योरिटी को रियलाइज करके। अब क्योंकि हमारा पैसा रिकवर हो गया इसलिए ये सारी सिक्योरिटीज हम ट्रांसफर कर देंगे गारंटर को। तो गारंटर के इसी राइट को हम कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। लेटर ऑफ क्रेडिट अंडर विच पेमेंट ऑफ बिल्स इज टू बी मेड आफ्टर ए प्री फिक्स्ड पीरियड, उनको क्या कहा जाता है? सो लेटर ऑफ क्रेडिट कई प्रकार के हैं। कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट में जो पेमेंट की जानी है डॉक्यूमेंट्स की, वो पेमेंट कब करनी है? आफ्टर ए प्री फिक्स्ड पीरियड, पहले से वो टाइम फिक्स कर दिया जाता है। तो उस प्रकार के एलसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इसको हम कहते हैं इर्रेवोकेबल एलसी, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एलसी, इसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग एलसी, इसको हम कहते हैं साइट एलसी। तो कौन सा एलसी ये बना? विच एलसी इट विल बी कॉल्ड? क्या कहेंगे इस एलसी को? फ्रेंड, इस प्रकार के एलसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एलसी। इन्हीं को हम कहते हैं DALC, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। यानी जो एप्लीकेंट है एलसी का, जिसने एलसी इशू करवाया, उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सिंपली एक्सेप्टेंस के बेसिस के ऊपर। और वो पेमेंट कब करेगा? वो पे करेगा ड्यू डेट के ऊपर, और ड्यू डेट पहले से फिक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एलसी दैट कैन बी कैंसल्ड और अमेंडेड बाय ओपनिंग बैंक विदाउट कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। एक ऐसा एलसी जिसको कैंसिल किया जा सकता है, जिसको अमेंड किया जा सकता है ओपनिंग बैंक के द्वारा, और उसमें बेनिफिशियरी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस एलसी को क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग एलसी, रेवोकेबल एलसी, इररेवोकेबल एलसी या स्टैंड बाय एलसी। तो इस एलसी को क्या कहेंगे? रिवॉल्विंग, रिवोकेबल, इररेवोकेबल और स्टैंड बाय। तो क्या कहा जाएगा इस एलसी को? क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड, इस प्रकार के एलसी को हम कहते हैं रिवोकेबल एलसी। एक ऐसा एलसी जिसे ओपनिंग बैंक कभी भी कैंसिल कर सकता है, जिसमें बेनिफिशियर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा एलसी जिसको अमेंड या कैंसिल किया जा सके केवल बेनिफिशियरी की कंसेंट के साथ, उसको हम कहते हैं इररेवोकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्रेंड्स, जेआईबी की प्रिपरेशन करते समय अगर आप हमारे वीडियो लेसन्स को यूज करेंगे तो उन लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके समझाते हैं, सिंपल करके समझाते हैं, और उसके चलते आप बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर आप उसको देर तक याद भी रख पाते हैं। तो सिंपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, यानी आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपका रिकॉल करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है
और दोनों के चलते आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी इम्प्रूव कर जाती हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए अगर आप हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यूज़ करते हो जो हमारे क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं, तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, यानी आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ और बहुत इम्प्रूव कर जाती हैं। फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको वेरी लो प्राइस के ऊपर मिलता है, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आज के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पीपीबी के आपको मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी, और इस प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज के ऊपर। सो हमारी वेबसाइट ओपन करें तो कोर्स पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक का कोर्स, वीडियो लेसन्स का कोर्स ये मिल जाएंगे। इनको यूज़ करें और वहीं आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक इसको यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो इस इज़ द टाइम जब आप इमीडिएटली इसको यूज़ करना शुरू करें, इसका बेनिफिट लें, अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डेफर्ड पेमेंट गारंटी कुछ डिटेल्स दी हैं और हमने क्या बताना है उसमें करेक्ट क्या नहीं है। These are sanctioned for a common purpose, that is purchase of a capital asset. These are repayable over a long period of 3 to 7 years or more. These are repaid out of future profits and not by sale of assets purchased. Both are recorded in Schedule 9 of balance sheet of the bank. तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा पार्ट रह गया इसके अंदर। सो टर्म लोन और डेफर्ड पेमेंट गारंटी डीपीजी, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें कुछ डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं। आपने बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे केवल डेफर्ड पेमेंट गारंटी को रिलेट नहीं करता, ये रिलेट करता है टर्म लोन और डेफर्ड पेमेंट गारंटी दोनों को। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो गलत है, करेक्ट है। तो टर्म लोन, डेफर्ड पेमेंट गारंटी दोनों को एक ही पर्पस के लिए इशू किया जाता है, वो है कैपिटल एसेट का परचेज करना। ये तो सही स्टेटमेंट है। इनका जो रीपेमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड है 3 से लेकर 7 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। इनका जो रीपेमेंट होता है वो फ्यूचर प्रॉफिट से होना है, सेल ऑफ एसेट्स से नहीं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों को बैंक की बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 9 में दिखाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो टर्म लोन है उसको शेड्यूल 9 में ही दिखाया जाता है, लेकिन जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है उसको दिखाया जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो इसीलिए दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्लासिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स डज नॉट मैच। तो यहाँ पे कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिखाए जा रहे हैं, इनमें जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ मैच नहीं करती। बिल को ड्रॉ किया गया दिल्ली में, पे हुआ है उसको मुंबई में, और पे करेंगे कोई फॉरेनर, इसको इनलैंड बिल कहेंगे। बिल को ड्रॉ किया है दिल्ली में, पे किया जाएगा मुंबई में, इंडियन इसको पे करेगा, इसको इनलैंड बिल कहा जाएगा। बिल ड्रॉ किया है दिल्ली में, पे होगा वो लंदन में, पे करेगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसको फॉरेन बिल कहा जाएगा। बिल को ड्रॉ किया है दिल्ली में, पे होगा लंदन में, पे करेंगे कोई फॉरेनर, इसको फॉरेन बिल कहा जाएगा। तो ये हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस आ गई। हमने बताना इनमें से मैच कौन सा नहीं करता। विच वन डज नॉट मैच, तो कौन सा इसमें जो मैच नहीं करता है। सो क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, हमने बताना इसमें से मैच कौन सा नहीं करता है। देख लेते हैं, दिल्ली में ड्रॉ हुआ, पे मुंबई में होना है, पे फॉरेनर करेगा। हमें ये नहीं देखना कि पे कौन करेगा, हमें देखना है कि अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ, इंडिया में पे होना है, तो वो इनलैंड है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दिल्ली में बना, मुंबई में पे होगा, तो इसका मतलब ये भी इनलैंड हो गया।
दिल्ली में बना, लंदन में पे होगा, लेकिन इसको रेजिडेंट ने पे करना है, इंडिया का रेजिडेंट जो है। तो अगर इसको इंडिया का रेजिडेंट पे कर रहा है और ये इंडिया में बना है तो इसको इनलैंड माना जाएगा, फॉरेन नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। दिल्ली में बना, लंदन में पे होगा, फॉरेनर पे करेगा, फॉरेन बिल कहलवाएगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। इट मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है, वहां पे अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे हमें मेल कर दीजिए। सूटेबली आंसर करके हम आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत यूजफुल लगा होगा, बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करने का संकोच ना करें, इमीडिएटली इसको लाइक कर दें। जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं तो YouTube उन सेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उनको पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर लें अपने दूसरे साथियों के साथ। तो इसको लाइक कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इसको लिंक को शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और उस पर्पस के लिए बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ़ देर इज़ नो ब्रांच सर्वर, branch terminals are directly connected to central server in CBS. Most of the server related activities are carried out as per procedure laid down for the bank and CBS solution deployment. तो क्वेश्चन क्या है, अगर ब्रांच का अपना कोई सर्वर नहीं है तो ब्रांच के जो टर्मिनल हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली टू सेंट्रल सर्वर। मोस्ट ऑफ द सर्वर रिलेटेड एक्टिविटीज उस केस में कौन कंडक्ट करता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक वो कंडक्ट करता है जो बैंक का प्रोसीजर है, जो CBS सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट का प्रोसीजर है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। मेन डेटा सेंटर, ब्रांच डेटा सेंटर, हेड ऑफिस डेटा सेंटर या सेंट्रल डेटा सेंटर। तो जितनी भी सर्वर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इनमें से कौन उनको कैरी आउट करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12A। तो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक्टिविटीज कंडक्ट करेगा सेंट्रल डेटा सेंटर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Which of the following are basic operational controls in CBS? कोर बैंकिंग ऑपरेशंस में बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, 4I प्रिंसिपल और मेकर चेकर प्रिंसिपल, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, ओनरशिप ऑफ सिस्टम फॉर ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स। ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक ऑपरेशनल बताई गई हैं। आपने इनमें से किसी ऑप्शन को चूज करना है। तो आपका आंसर इन ऑप्शंस में से होना चाहिए। तो इनमें से बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल्स हम किन किन को लेंगे? ड्यूटीज की इंटीग्रेशन को, मेकर चेकर, 4I प्रिंसिपल हो गया, 2 लोग हो गए तो 2 लोगों की 4 आंखें हो गई। ड्यूटीज का रोटेशन, ओनरशिप ऑफ द सिस्टम फॉर ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स। तो इनमें कौन से बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 13A में हमारा आंसर क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, 4I प्रिंसिपल और मेकर चेकर प्रिंसिपल, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, ओनरशिप ऑफ सिस्टम्स फॉर ग्रांटिंग एक्सेस टू द सिस्टम। तो कौन से इसमें बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं? देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल है।
एक्सेस राइट्स देने के लिए किसकी ओनरशिप होगी, ये बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल है। रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़, ये भी बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल है। 4I प्रिंसिपल या मेकर चेक, ये भी बेसिक है। इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूटी ये नहीं है, ये उससे बाहर की बात है, ये बेसिक नहीं है, इट इज़ आउटसाइड द बेसिक। तो इसको सामने रखते हुए हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बनता है, डी हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से जो एक नंबर है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, वो बेसिक ऑपरेशनल कंट्रोल्स में आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूटीज़ में नहीं आता है। फिर एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूँ आपको कि आपने सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। इस प्रकार के और सेशंस हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।